Good evening to all. So today we are going to see copywriting skill. आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं as decided. So copywriting skill हमें क्यों करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के माइंड में आना चाहिए कि लेट्स से कि कॉपीराइटिंग है क्या और हाउ इट्स रिलेटेड विद मार्केटिंग और द बिजनेस, और हमें क्यों करना जरूरी है. सो वो हमें समझना जरूरी है. सबसे पहले वो समझने के लिए जस्ट अ मोमेंट. देखिए यहाँ पे दो पर्पसेस होते हैं कि हम लोग करते हैं कॉपीराइटिंग. उसके दो पर्पसेस इस तरीके के हैं कि पहला पर्पस है हम लोग खुद का प्रोडक्ट एडवर्टाइज करवा सकते हैं. पहला पर्पस है हम लोग खुद का प्रोडक्ट बेहतरीन तरीके से एडवर्टाइज करवा सकते हैं. दूसरा रीजन ये है कि हम लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एडवर्टाइज करवा सकते हैं और एडिशनल इनकम पा सकते हैं. तो इसके दो मकसद है, पहला खुद का प्रोडक्ट और दूसरा मकसद है कि दूसरों का प्रोडक्ट और कुछ एडिशनल इनकम करने के लिए हम लोग पा सकते हैं. तो एक चीज तो मैं यहाँ पे जब ये चीज बता रहा हूँ तो हम लोग समझ सकते हैं कि कॉपीराइटिंग स्किल जो है ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग से रिलेट करता है. कॉपीराइटिंग क्यों करना है? अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है? माय वॉइस इज ऑडिबल? सबको आवाज आ रही है? यस टाइप करिए. ओके ओके. सो देखिए कि कॉपीराइटिंग होता क्या है. अभी हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने रीजन समझा कि हम लोग कॉपीराइटिंग क्यों सीख रहे हैं. अभी हम लोग दूसरा चीज देख रहे हैं कि व्हाट इज कॉपीराइटिंग. कॉपीराइटिंग होता क्या है हम लोग देखते हैं. इट इज नथिंग बट द मार्केटिंग एंड द प्रमोशनल कंटेंट राइटिंग. उसका मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग के लिए जो कंटेंट लिखते हैं या फिर प्रमोशन के लिए जो कंटेंट लिखते हैं उसी को बोलते हैं कॉपीराइटिंग. लेकिन ये कंटेंट राइटिंग से अलग होता है. ये कंटेंट राइटिंग से अलग कैसे होता है तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ. जैसे एक स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन को अगर हम लोग लेट से अमेजोन के ऊपर या फिर कहीं पे भी अगर उसको एडवर्टाइज करवाना है या फिर दिखाना है तो दो तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं. पहला तरीका होता है कि मैं मोबाइल के कुछ फीचर्स बता दूं. फीचर्स बता दूं मतलब उसमें इतना मेमोरी है, उसमें इतना रैम है, उसमें का कैमरा ऐसा है, उसका साइज इतना है, उसका स्क्रीन इतना बड़ा है. दैट ऑल द फीचर्स, जो भी फीचर्स होते हैं मोबाइल के, वो सारे फीचर्स जब मैं डिस्क्राइब करता हूं तो उसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग. और उसी मोबाइल को बेचने के लिए मैं अगर कहीं पे एडवर्टाइज करवाता हूं तो मैं लिखूंगा कि इट हैज अ यूनिक फीचर ऑफ कैमरा विच इज यूजफुल टू शूट द नेचुरल फोटोज या फिर नेचर फोटोज. मतलब क्या हुआ कि मैं लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ बता के कि इस फोन के अंदर कुछ इस तरीके का कैमरा है कि आप उससे नेचर का जो फोटोज है बहुत बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं. तो जो लोग फोटोशूट करना चाहते हैं खुद का या नेचर का या किसी का भी, वो लोग इससे फोन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो कंटेंट हम लोगों ने किस तरीके से डिफरेंशिएट किया, पहले फीचर्स बता के उसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग. और उसी को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उनके माइंड के ऊपर हिट करने के लिए कुछ इस तरीके का कंटेंट लिखना या फिर कुछ इस तरीके का हेडिंग लिखना या सेंटेंस लिखना जहां से लोग अट्रैक्ट हो जाए और उसको खरीदने का दिल चाहे या फिर खरीदने का कोशिश करे, उस चीज को बोलते हैं कॉपीराइटिंग. कॉपीराइटिंग करने से होता क्या है, तो कॉपीराइटिंग करने से हम लोगों का सेल बढ़ता है, बहुत ही बड़े लेवल पे सेल बढ़ जाता है. दूसरा क्या चीज हो जाता है कि ये जो है बहुत सारे ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेता है. बहुत ही अटेंशन वाली चीजें इसमें की जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे ऑडियंस जो है एंगेज हो जाते हैं. ये जो होता है कॉपीराइटिंग, इट इज नथिंग विद द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग वर्ड्स को किसी तरीके के कॉम्बिनेशन से हम लोग उसको अटैच कर देते हैं कि लोगों को माइंड के ऊपर छा जाता है और लोगों का पहला रिएक्शन जो होता है कि वो उसको खरीदना चाहता है. उसको बोलते हैं कॉपीराइटिंग. अभी हम लोग समझते हैं कि कॉपीराइटिंग अगर आपको आपकी जिंदगी में चालू करना है या फिर कॉपीराइटिंग अगर सीखना है तो आपको क्या करना जरूरी है, किस तरीके से आपको कॉपीराइटिंग लर्न करना जरूरी है. तो सबसे पहला स्टेप है कि आप लोगों को किसी और की कॉपीज फाइंड करने पड़ेंगे. किसी और की कॉपीज मतलब किसी और ने जो लिखे हुए एडवर्टाइजिंग्स है या फिर कुछ कंटेंट जो है जो कॉपीराइटिंग स्किल को यूज करके लिखा हुआ है, ऐसे सारे जो कंटेंट है आप लोगों को इकट्ठा करने होंगे, उसको स्टडी करने होंगे. थोड़े कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोगों ने कंटेंट बनाया हुआ है. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि साइट जो है एक www.swipe.com करके, वहां पे इस तरीके के काफी सारे एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट मिलते हैं, आप वहां से रेफर कर सकते हैं.
ये कंटेंट जब आप रेफर कर लेते हैं तो रेफर करने के बाद आपको क्या करना होता है कि आपको उस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आपके खुद के दिमाग के हिसाब से सेम कंटेंट आपको कहीं पे लिखने हैं। पेन से लिखेंगे तो बेहतर है, कंप्यूटर पे लिखने से अच्छा, क्योंकि जब हम लोग पेन से लिखते हैं तो डायरेक्ट माइंड के ऊपर छप जाता है। या हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, पेन से जब हम लोग चीजें लिखते हैं तो वो क्या है, एक्टिवेट हो जाता है और बहुत सारी चीजें वहां पे रजिस्टर हो जाती है। इसीलिए इस तरीके का कंटेंट आप जब कहीं पे देखते हैं तो आप कहीं पे लिख सकते हैं। इस तरीके का जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो सेम ही चीज को एडवर्टाइज करवाने के लिए, जैसे आपने पकड़ के चलिए कि कहीं पे देखा कि बजाज जो स्कूटर है उसका एडवर्टाइजमेंट कहीं पे आपने कंटेंट देखा और अभी उसी कंटेंट को आपने देखा, आपको लगभग बाय आउट हो चुका है। अभी सेम कंटेंट आप आपके वर्ड्स में लिखने का ट्राई करिए। लिखने का ट्राई करने के बाद अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कुछ नए प्रोडक्ट लीजिए। अभी जो प्रोडक्ट्स आपने देखे थे वो प्रोडक्ट का काम खत्म हो गया, अभी आप लोगों को कुछ नए प्रोडक्ट्स लेने हैं। आपके हिसाब से कोई भी बड़े बड़े ब्रांड ले लीजिए। बड़े ब्रांड लेने से आपको खुद को जज करने में आसानी होगी, क्योंकि उनके बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और ऐसे केस में आप आसानी से उनके कंटेंट समझ सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जो भी बड़े बड़े ब्रांड है, ऐसे सारे ब्रांड्स के किसी भी 10-15 एडवर्टीजमेंट का कंटेंट आप लिखिए, एडवर्टीजमेंट लिखिए। एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है वो हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको जो टेक्निक बताया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहले हम लोगों ने क्या किया, किसी और के एडवर्टीजमेंट देखे, वो देखने और समझने के बाद सेम एडवर्टीजमेंट को हमने लिखने का प्रैक्टिस किया। उसके बाद हम लोग अभी कुछ नए जो प्रोडक्ट है उस नए प्रोडक्ट्स को 10 से 15 प्रोडक्ट को अलग अलग टाइप से कॉपी राइटिंग हमारे हिसाब से लिखने का ट्राई करेंगे। अब जब हम लिखने का ट्राई करते तो होता क्या है, जब हम लोग लिख रहे हैं तो अनकॉन्शियसली या फिर आपको बिना पता चले बहुत बार क्या हो जाता है कि उस तरीके का कंटेंट जो आपने पुराने एड्स में देखा था या दूसरे किसी एड्स में देखा था, उस तरीके का ही कंटेंट आप इस जो नए जो अपने प्रोडक्ट अभी जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं या फिर कॉपीराइटिंग कर रहे हो, वहां पे भी आप उसी तरीके की कुछ कंटेंट सिमिलर वर्डिंग्स लिखने का ट्राई करते हो। अभी वो सब करने के बाद अभी आपको क्या करना है, उसी प्रोडक्ट्स के एग्जैक्ट जो मार्केट में अभी अवेलेबल कंटेंट है या फिर मार्केटिंग करने के लिए जो लोग कॉपीराइटिंग वो लोग यूज कर रहे हैं उसको लीजिए। आपने जो लिखा हुआ है और उन्होंने जो लिखा हुआ है उसको कंपेयर करके देखिए। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, आपको कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना था। वो सारी चीजों को समझने के बाद आप उसको रेक्टिफाई करके फिर से लिखने का ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉपीराइटिंग स्किल जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। ये जो चीज है हम लोग पूरे सेशन में कहीं पे भी देखने वाले नहीं है। ये जो चीज है ये एक्चुअल लर्निंग सिखाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है, हम लोगों को पुराने कुछ एड्स को पहले स्टडी करना है कि उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट लिखा कैसे है। दूसरा चीज क्या करना है, उसी एडवर्टाइजमेंट को हम लोगों को हमारी तरीके से फिर से रीराइट करना है। तीसरा चीज क्या करना है, कुछ नए प्रोडक्ट लेने हैं और नए प्रोडक्ट्स को हम लोगों को हमारे हिसाब से फिर से नया एडवर्टाइजमेंट लिखने का ट्राई करना है। मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट जिनके एडवर्टाइजमेंट आपने देखी नहीं है लेकिन अभी उनका एडवर्टाइजमेंट या फिर उनका कॉपीराइटिंग आपको लिखने का ट्राई करना है। ऐसे करने के बाद जो उसके एक्चुअल अभी कॉपीराइटिंग्स है या फिर एक्चुअल जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसको आपको आपके लिखे हुए एडवर्टाइजमेंट से कंपेयर करना है और देखना है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करा हुआ है और उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके उसी चीज को फिर से दोहराना है और फिर से लिखना है। ये जो प्रोसीजर है लगभग पकड़ के चले कि 10 दिन से लेकर 1 महीने तक का प्रोसीजर है। अगर इतने समय तक अगर आप ये चीज करते हैं तो 1 महीने के बाद आप बहुत ही बेहतर कॉपीराइटिंग स्किल्स वाले कॉपीराइटर बन जाएंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए यहाँ पे। सबसे पहला आसान और इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि फेसबुक के ऊपर अगर आपको लीड जनरेट करना है तो किस तरीके से आपको कंटेंट लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले जो चीजें होती है वहां पे दो चीजें होती है, एक टेक्स्ट राइटिंग होता है जो कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दिखता है, दूसरा होता है हेडिंग। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट राइटिंग लिया हुआ नहीं है क्योंकि हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग जो आपके एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल नीचे आता है जब आप लोग एक्चुअल एडवर्टाइज करने का ट्राई करते हैं। अगर आपने एडवर्टाइज किया हुआ है तो आपको पता रहेगा, अगर नहीं किया हुआ तो आप करिए तो आपको पता चलेगा। वहां पे हेडिंग आता है कि लोगों को करना क्या है। तो ये हेडिंग में आपको दो चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। पहला जो सेंटेंस होगा हेडिंग में वो इस तरीके का सेंटेंस होना चाहिए कि वो लोगों का कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या फिर उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ हो। मैं सजेस्ट करूंगा अगर यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का क्वेश्चन डिजाइन करते हैं जो लोग सचमुच चाहते हैं वो करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ यहाँ पे, डू यू वांट टू अर्न 6 डिजिट इनकम। मैंने लोगों को क्वेश्चन पूछा, क्या आप 6 डिजिट इनकम कमाना चाहते हैं? लोग जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे।
खुश हो जाएंगे कि यार हाँ मैं तो कमाना चाहता हूँ। 6 डिजिट इनकम जो होता है वो लाखों में होता है और वो चाहते हैं कि हाँ मैं लाखों में इनकम कमाना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो पहली बात तो अटेंशन उनका जो है वहां पे चला जाएगा कि ये क्या बता रहा है ऐसे कि हम लोग 6 डिजिट इनकम कमाना चालू कर सकते हैं। तो उनका अटेंशन हमने ग्रास्प कर लिया। अभी उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस या फिर नेक्स्ट जो वर्डिंग्स होगा कॉल टू एक्शन होगा। कॉल टू एक्शन मतलब क्या, अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको अभी करना क्या है। पहला क्या है, क्या आप ऐसा चाहते हैं, तो बोलेगा हाँ। अगर आप चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट अभी क्या करना है, साइन अप करना है। फिर क्या करना होगा, आपको साइन अप करना होगा। तो हेडलाइन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, लोगों के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने वाला या फिर लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने वाला कुछ ऐसा टैगलाइन होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। और दूसरा लाइन जो होना चाहिए वो कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन मतलब अभी आप खरीदिए, अभी आप साइन अप करिए, आप ज्यादा जानिए, मीन्स लर्न नाउ, साइन अप नाउ, बाय नाउ, कॉल नाउ, इस तरीके के कुछ बटन्स वहां पे होने जरूरी होते हैं। उसके बाद का जो चीज होता है, फेसबुक के अंदर का चीज है ये सारा। फेसबुक के अंदर जो होता है वहां पे डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहले कैटेगरी में आप सारे प्रॉब्लम्स उनके लिख डालो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, डू यू थिंक योर इनकम विल बी स्टेबल आफ्टर लॉकडाउन। मैंने क्वेश्चन पूछा उनको, क्या आपको लगता है कि आपका इनकम जो है लॉकडाउन के बाद स्टेबल हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने उनको पूछा, डू यू वांट टू स्टिक टू योर ओल्ड अर्निंग मेथड्स। क्या आप आपके पुराने अर्निंग मेथड्स में ही स्टक होके रहना चाहते हैं क्या। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है नो। मुझे लॉकडाउन के बाद, पहले क्वेश्चन का आंसर है कि मैं लॉकडाउन के बाद स्टेबल इनकम का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, इसलिए आंसर नो है। दूसरा, मैं मेरे पुराने मेथड्स में अटक के रहना नहीं चाहता, कुछ मैं नया चीज करना चाहता हूँ। दोनों का आंसर नो है। दोनों का आंसर नो होने के बाद मैं पूछ रहा हूँ, इफ योर आंसर इज नो, मैं सामने से मैं जानता हूँ उनका आंसर नो है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि अगर आपका आंसर नो है तो आप क्या करिए, मेरे फ्री वेबिनार को ज्वाइन करिए। अगर आपका आंसर नो है तो मेरे फ्री वेबिनार को ज्वाइन करिए। अभी वेबिनार ज्वाइन करने के बाद आप क्या सीखेंगे, तो दूसरा जो है, मुझे उनको कुछ सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन जो है, आपको पूरा डिटेल में सोल्यूशन यहीं पे नहीं दे देना है, तो आपका वेबिनार अटेंड करने को नहीं आएगा। आपको कुछ इस तरीके का सोल्यूशन देना है ताकि वो क्वेश्चंस में गुम हो जाए। क्वेश्चंस में गुम हो जाए मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो जानने की कोशिश करे कि आखिर ये ऐसा क्या करने वाला है कि मेरा इनकम बढ़ने वाला है, ऐसा क्या करने वाला है, वो क्यूरियोसिटी उसका बढ़ जाए। ऐसे कुछ आपको वहां पे लर्निंग्स देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मैं आपको बताने वाला, यू विल लर्न द टेक्निक्स टू अर्न द मनी, यू विल लर्न टेक्निक्स टू अर्न मनी। अभी वो सोच में पड़ गया कि ऐसे क्या टेक्निक्स बताने वाला है, तो वो क्या करेगा, उसका इच्छा हो या ना हो, दोनों भी केस में वो मेरा वेबिनार अटेंड करने के लिए आएगा। उसके फायदे का होता है तो ले लेगा, नहीं फायदे का होता है तो नहीं होता है। दैट इज अ डिफरेंट केस की लाइक हाउ माय प्रोडक्ट गेटिंग सेल्ड, बट आई हैव अ एबिलिटी एटलीस्ट टू गेट द क्लाइंट्स ऑन माय डेस्क। तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने का क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा कंटेंट लिखना है कि क्लाइंट लोग जो है कम से कम आप तक विजिट करें। फिर वो आपसे खरीदते या नहीं खरीदते, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इस तरीके से आप आपके प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फेसबुक के ऊपर फॉर्म और फिर लास्ट वाला जो बटन होता है जहाँ पे हम लोग थैंक यू पेज वगैरह लिखते हैं, वहां पे आपको एक चीज को हाईलाइट करना है कि लास्ट लिमिटेड ऑफर है, ऐसा कुछ दिखाना है। मतलब उनको छूट जाने का डर लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि अरे छूट जाएगा तो शायद से मुझे फिर से मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके का डर उनके मन में पैदा करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने मेरे वेबिनार में लिखा हुआ है लास्ट 7 स्लॉट्स आर अवेलेबल। अभी जब मैंने लिखा कि लास्ट 7 स्लॉट्स आर अवेलेबल, तो सामने पढ़ने वाला क्या बोलता रहेगा कि यार इसको तो बहुत सारी इंक्वायरीज आया रहेगा। अगर बहुत सारी इंक्वायरीज आया हुआ है तो लास्ट अगर 7 स्लॉट से अवेलेबल है तो शायद से मेरा चांस कम हो सकता है, इसलिए मैं अभी के अभी इमीडिएटली साइन अप कर देता हूँ। ये क्या किया हमने, उनके पूरे दिमाग के साथ में खेल के उसको किसी भी तरीके से मेरे डेस्क तक लाने का पूरा प्रयास किया। ये इस तरीके के जो कंटेंट हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं कॉपीराइटिंग। ये क्या हुआ, फेसबुक का कॉपीराइटिंग। अभी इसी का मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बड़े ब्रांड के लिए दिखाऊंगा। बड़े ब्रांड लोग जो होते हैं वो लोग छोटे छोटे कंटेंट लिखते हैं, लेकिन ब्रांडिंग के हिसाब से लिखते हैं जो लोगों के दिमाग के ऊपर बहुत ही गहरी तरीके से या फिर बहुत ही इस तरीके से हिट कर जाता है कि वो लोग उसको भूल ही नहीं पाते। अभी मैं सबसे पहला जो है कोक जो कंपनी है उसके दो एग्जांपल दूंगा। सबसे पहला कोका कोला, दूसरा है थम्स अप। पहला एग्जांपल है कोका कोला। जब वो लोग एडवर्टाइज करवाते हैं तो वो लोग किस तरीके से करवाते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब
कोका कोला। इस तरीके का जो उनका सेंटेंस है लोगों के माइंड के ऊपर पूरी तरीके से इस तरीके से हिट हुआ है कि अभी ठंडा मतलब लोगों को इमीडिएटली क्लिक हो जाता है, अच्छा कोका कोला, ठंडा मतलब क्या, कोका कोला। अभी दूसरा एग्जांपल है इनका थम्स अप वाला। वो बोलते हैं सलमान खान होता है, रणबीर सिंह होता है, इस तरीके के कुछ बड़े बड़े एक्टर्स को ये लोग लेके एडवर्टाइज करवाते हैं। वहां पे वो जब भी कुछ एडवर्टाइज करवाने का चालू करता है या वो कहीं पे फंसा हुआ रहता है या फिर कुछ बड़ा चीज करने का ट्राई करता है और बोलता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं, वो लोग का टैगलाइन क्या है, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो इस तरीके का जो वर्डिंग्स है ना, ये एक्सपर्ट ने लिखे हुए कॉपीराइट्स है। ये क्या होता है, जो बड़े बड़े कॉपीराइटर्स होते हैं उन्होंने लिखे हुए चीज होते हैं। तो इस तरीके के कुछ कंटेंट वो लोग लिखते हैं जो लोगों के दिमाग के ऊपर छा जाते हैं। अब ये दोनों का मैं आपको डिफरेंशिएशन बताता हूँ कि वो लोग लोगों को किस तरीके से टारगेट करते हैं। देखिए कोका कोला जो है, यहाँ पे अगर आपने इस इमेज पे लिखा हुआ है, वी कैन मेक अ चेंज टुगेदर, वी कैन मेक अ डिफरेंस, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अभी ये जो यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहे हैं, तो टुगेदर का मतलब क्या हो गया कि वो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोक जो है पूरे फैमिली के लिए, कोक जो है कोका कोला सॉरी, ये जो है पूरा फैमिली के लिए, सब जन मिलकर कोका कोला पी सकते हैं। और वो लोग एडवर्टाइज भी जब करते हैं ना तो फैमिली के साथ में करते हैं। आप कभी भी उसका एडवर्टाइज देखिए, फैमिली के साथ वाला होता है, बच्चों के साथ वाला होता है, फैमिली के साथ वाला होता है। मतलब वो लोग क्या, उनका टारगेट ऑडियंस कौन है कोका कोला का पूरा फैमिली। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए थम्स अप का। थम्स अप में हमेशा आपको यंगस्टर दिखेंगे, वो लोग कुछ तूफानी करना चाहते हैं, यंगस्टर्स जो है तूफानी करना चाहते हैं। तो थम्स अप जो है फैमिली के लिए नहीं है, वो लोग ने टारगेट ऑडियंस कौन है, उनका उनका टारगेट ऑडियंस है यंगस्टर्स। ज्यादा करके वो लोग थम्स अप जो है यंगस्टर्स को बेचना चाहते हैं, कोका कोला जो है फैमिली को बेचना चाहते हैं। कंपनी एक है, दो प्रोडक्ट बना दिया, दो प्रोडक्ट को लोग अलग अलग तरीके से मार्केट करके, अलग अलग तरीके से कॉपीराइट्स करके बेचने का ट्राई करते हैं। तीसरा एग्जांपल है घड़ी, घड़ी डिटर्जेंट का। वहां वहां पे वो लोग बोलते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से लोगों के माइंड में छा जाता है कि अच्छा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब ये लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं मेरा प्रोडक्ट जो है आप खरीदते रहे। यहाँ से क्या वो लोग करने का ट्राई कर रहे हैं, ये लोग ट्रस्ट बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने का। जैसे कि मैं मेरे कोई प्रोडक्ट में बोलता हूँ, जैसे कि वेबिनार हो गया, मैं सॉरी ऑनलाइन कोचिंग के इसमें खास करके बोलता हूँ, वहां पे मैं लोगों को बोलता हूँ कि इफ यू लाइक देन ओनली पे, इफ यू लाइक देन ओनली पे। उसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है कोई पैसा दीजिए, अदरवाइज देने की कोई जरूरत नहीं। इट्स नॉट अबाउट डेमो, ये डेमो क्लास का नहीं, अलग चीज होता है। उसी तरीके से यहाँ पे घड़ी वाले क्या बोल रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर आपको इस्तेमाल करते समय अगर लगा कि हाँ मेरे प्रोडक्ट में दम है तो ही उसको कंटिन्यू करिए, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग के हिसाब से ये लोगों ने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। ये मैं बताने का यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा था कि इस तरीके के बड़े ब्रांड्स होते हैं, या फिर जैसे हमने सोशल मीडिया का छोटे ब्रांड के हिसाब से कुछ चीजें देखी है, तो किस तरीके से हम लोगों को कंटेंट फ्रेम करना चाहिए, किस तरीके से कंटेंट लिखना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी अभी अलग अलग चीजें देखेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है, कहाँ पे यूज होता है, हमें क्यों करना चाहिए, सारी चीजें भी देखते हैं। तो सबसे पहला है कि वेयर इट कैन बी यूज। हम लोगों को लेट्स से कि मैं कॉपी राइटिंग सीख गया, अभी मैं एक्सपर्ट बन चुका हूँ कॉपी राइटिंग, लेकिन इसका फायदा होगा क्या, मैं यहाँ पे ये चीज को यूज कहाँ पे करूंगा। तो स्टार्टिंग में हमने देखा है कि हम लोग जो है लोगों के प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर खुद के प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए कर सकते हैं। पहला बेनिफिट तो आप आपके खुद के प्रोडक्ट के लिए यूज कर लीजिए। दूसरा, अगर आप इस इंडस्ट्री से और एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं तो दूसरे लोगों का कॉपीराइटिंग करके एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे यूज होगा, बैनर्स पे, ब्रोचर्स पे, न्यूज़पेपर पे, सेल्स लेटर पे, डायरेक्ट ईमेल करने के लिए, फिर मेलिंग में जब होता है वहां पे, टेलीविजन की जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वहां पे, कुछ जिंगल्स लिखने के लिए, कुछ टैगलाइंस लिखने के लिए, रेडियो के जो कमर्शियल्स बनते हैं वो वहां पे, या फिर मीडिया जो होती है अलग अलग टाइप की जो मीडिया होता है वहां पे कंटेंट किस तरीके से लिखते हैं उसके लिए, या फिर सोशल मीडिया भी बहुत सारे टाइप का है। हम लोग फेसबुक का एक एग्जाम्पल देख चुके हैं ऑलरेडी। अभी जब कभी भी आप इस तरीके की किसी चीजों में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी एक मीडियम को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि कभी भी पहले कुछ समय तक, जब तक आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग नहीं बन जाता, तब तक किसी भी एक ही प्रोडक्ट को टारगेट करिए और एक ही प्रोडक्ट को
कॉपी राइटिंग करने का ट्राई करिए, उसी प्रोडक्ट के ऊपर कॉपी राइटिंग करने का ट्राई करिए, ताकि क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका मास्टरी हो जाए और आपको पता रहे कि आप क्या लिख रहे हो। आप अलग अलग तरीके से उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखते जा सकते हो। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट या फिर मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अगर ट्राई करते हो तो आप एक भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुली नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन बताता हूँ, क्योंकि हर चीज पे या फिर हर इंडस्ट्री पे लिखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। न्यूज़पेपर में मैं जिस तरीके से लिखता हूँ उस तरीके का मैं रेडियो के ऊपर नहीं लिख सकता, रेडियो के कंटेंट नहीं लिख सकता। या फिर अगर मैं सेल्स लेटर बनाता हूँ तो उसमें जिस तरीके से लिखते हैं वैसे मैं ब्रोचर्स में नहीं लिख सकता। तो ये चीज जो हम लोगों को माइंड में अच्छे से घुसा लेनी चाहिए, या फिर हमें समझना जरूरी है कि कुछ मीडियम या फिर इंडस्ट्री जो है हम लोगों को एक ही यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग बेहतर और बेस्ट रिजल्ट दे सके। अभी कुछ हम लोग टिप्स देखते हैं। ये टिप्स जो है इसीलिए बताने का जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के कोर्स में टिप्स सिर्फ दे सकते हैं, और उसके अलावा आपको जो सिखाने का जरिया है वो तो मैं ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या आपको एग्जैक्टली करना है उसको लर्न करने के लिए। लेकिन अभी कुछ टिप्स है जो चीजों को हमें ध्यान रखना है वो हम लोगों को देखना जरूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जो सिलेक्ट ओनली वन मीडियम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द बिगिनिंग, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा, रिसर्च रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और द सिलेक्टेड मीडियम, अंडरस्टैंड हाउ अदर्स एडवर्टाइज सिमिलर प्रोडक्ट्स। मतलब पकड़ के चले कि आपका प्रोडक्ट है कोई कोचिंग क्लासेस का, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कोचिंग क्लासेस का है, तो कोचिंग क्लासेस के बाकी जो बड़े बड़े ब्रांड है या फिर दूसरे जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं, समझ के लीजिए कि वो लोग उस प्रोडक्ट को किस तरीके से एडवर्टाइज करवा रहे हैं, उसमें से बेहतर कौन है, कौन से लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा सेल हो रहा है। उस एडवर्टीजमेंट को, कंटेंट को आप उठा सकते हैं, आपके हिसाब से उसको फ्रेम कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट के लिए वहां पे यूज कर सकते हैं। हम लोग कैसे होता है, देखिए कोई भी चीज अगर खुद से आप ट्राई करने का चालू करते हैं, खुद से अगर करना चालू कर देते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो हमेशा किसी से अगर आप सीखते हैं, कहीं से सीखिए, दूसरे का देखिए, उसको थोड़ा जिसका देखा उसका देखा, 50 लोगों का देखा, सबका मिक्स करके सब में से जो बेहतर आपको लगा या जो भी आपके माइंड को सूट करता है या जो आपके पर्सनैलिटी को सूट करता है, आपके दिमाग को सूट करता है, ऐसे सारे कंटेंट उठा लीजिए और उस कंटेंट को मिक्स करके कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाइए। अगर आप एक ही जन का किसी का देखते हो ना, तो उसे हो क्या जाएगा, आपका सोच जो है लिमिट में रह जाता है। जब हम लोग मल्टीपल लोगों को देखते हैं ना, तो मल्टीपल लोगों को देखने की वजह से हम लोगों को हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और उस तरीके का सारा कंटेंट हम लोग जब हमारे एडवर्टीजमेंट में डालने का कोशिश करते हैं, तो एडवर्टाइजिंग दो तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है, एक तो बहुत बेहतर होगा, एक बहुत खराब हो जाएगा। अगर बहुत खराब हो जाता है तो उसको फिर से मॉडिफाई करिए, लेकिन दूसरा चांस ज्यादा है कि वो बहुत बेहतर हो जाए। डिपेंड कि आपका सोच किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बेचने का ट्राई कर रहा है। आप एज अ कंज्यूमर या फिर आपके खुद के प्रोडक्ट के लिए अगर आप कस्टमर बनते हो, तो आपका सोच क्या है आपका खुद का प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उस हिसाब से अगर आप उसको एडवर्टाइज करने का ट्राई करते हो तो बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के लिए आप डिजाइन कर सकते हो। कॉपीराइटिंग, आप जब कभी भी कॉपीराइटिंग करते हो उसके लिए आप लोगों से फीडबैक लीजिए। फीडबैक किसके लेंगे, अगर कस्टमर से लेते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो हमेशा बेहतर आपको, देखिए सामने सामने जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं आपका बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। जो लोग आपको नेगेटिविटी ज्यादा बताते हैं या फिर आपके बारे में कुछ नेगेटिव चीज बताते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिविटी आपके हर चीज में नेगेटिविटी फैला दे, ऐसे नहीं, ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। लेकिन जो लोग आपको सचमुच को गाइड करना चाहते हैं, सचमुच बताते हैं दिल से कि देखिए आपके इसमें ये मिस्टेक है, अगर ये थोड़ा सा सही होता या फिर इस तरीके से होता तो शायद से और बेहतर होता, तो इस तरीके से कुछ लोगों से फीडबैक लीजिए। दूसरा, उस तरीके के प्रोडक्ट का आप आपके कस्टमर से सर्वे कर सकते हैं, बिना बेचे या फिर बिना एडवर्टाइज चालू किए, बिना कॉपीराइटिंग किए हुए आप सर्वे कर सकते हैं कि लोग एक्चुअल में चाहते क्या है, इस तरीके का प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनकी मंशा क्या है, उनके क्या क्वेश्चंस है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या सोल्यूशन चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप आपका कॉपीराइटिंग जो है डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कॉपी एक्सपर्ट्स कंटेंट्स क्रिएट ओन डेटाबेस ओवन, मतलब क्या हो गया ना कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उस मीडियम से या फिर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग एक्सपर्ट हैं, उनके कंटेंट का कुछ डेटाबेस बना लीजिए। डेटाबेस मतलब इसका ये सेंटेंस अच्छा लगा, उसका ये डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा, उसका ये लास्ट वाला पॉइंट अच्छा लगा, इसका थैंक यू पेज अच्छा लगा, सबका थोड़ा 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 कुछ कंटेंट उठाइए और एक कॉन्क्रीट कंटेंट अच्छे से बना लीजिए। इस तरीके से हम कुछ डेटाबेस बना के अच्छा कॉपीराइटिंग कर सकते हैं। Copywriting is meaningful only if against your copywriting you are getting paid. मतलब
आपने कुछ कंटेंट लिखा, जैसे अभी मैं फीडबैक के बारे में बता रहा था कि जब आप लोग कुछ कॉपीराइटिंग करते हैं, आपने किसी आपके फ्रेंड को दिखा दिया, फ्रेंड ने बोला अरे वाह मस्त लिखा आपने, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता था, बहुत अच्छा लिखा आपने। तो आपको इससे दूर रहना है। आपने किसी कस्टमर को बेचा, उसने खरीदा या नहीं खरीदा, लेकिन आपने जब उससे फीडबैक लिया तो उसने बोला कि नहीं आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे भी दूर रहिए। उसके पीछे रीजन क्या है ना कि उसने आपका सिर्फ तारीफ किया। जो लोग तारीफ करते हैं ना, वो लोग एक्चुअल में आपके कॉपीराइटिंग के स्किल को पहचान नहीं रहे। हम लोगों को तारीफ नहीं चाहिए, कॉपीराइटिंग स्किल का एक्चुअल रिजल्ट जब आता है उसी से में हम लोग समझ सकते हैं कि कॉपीराइटिंग हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। जैसे कि एक्चुअल कॉपीराइटर वो होता है जो लोगों को दिखाने के बाद लोग उसको खरीदने के लिए सामने से क्वेश्चन करना चालू कर दे या फिर आपको अप्रोच करे। अपने फ्रेंड को, फॉर एग्जांपल आपने आपका कॉपीराइटिंग जो फ्रेंड को दिखा दिया, तो फ्रेंड को दिखाने के बाद उसने सिर्फ तारीफ नहीं करना चाहिए, उसने बोलना चाहिए अरे मैं खरीदना चाहता हूँ, ऐसे क्या बेच रहा है तू। ये जब चीज आ जाता है, जब वो आपसे खरीदने की कोशिश करता है या फिर जो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उस तरीके का क्यूरियोसिटी जब आप डेवलप करते हैं, उस समय आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे कॉपीराइटर बन चुके हैं और आपके अंदर कॉपीराइटिंग स्किल आ चुका है। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही गिने चुने इस तरीके के वर्ड डालिए। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स डालते हैं ना, तो ऐसे केस में लोगों को, हर किसी को समझ भी नहीं आता। बहुत ही सिंपल वर्ड्स रखे जो दुनिया का अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी समझ जाए, इस तरीके के वर्ड्स रखे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है इसलिए बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज डाल दिया, इससे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को समझेंगे ना, ऐसे लोग 5 to 10% है और आपका टारगेट 5 to 10% नहीं, आपका टारगेट है 100%। इसलिए इस तरीके के वर्ड्स यूज करिए जो हर कोई आसानी से समझ सके। आपके प्रोडक्ट में या फिर आपके सेंटेंस में, एडवर्टाइजिंग में कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिए। उससे क्या हो जाता है ना, 3 to 5% लोग तो ऐसे होते हैं जो लोग सिर्फ एडवर्टाइजिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से आपके पास आते नहीं है। उन लोगों का माइंडसेट अलग होता है, तो ऐसे लोगों को भी नहीं छूटनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करिए। बिगिनिंग में क्या हो जाता है ना, कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है, सेंटेंस मिस्टेक हो जाता है, चलेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन उसको धीरे धीरे इंप्रूव करिए क्योंकि हम लोगों को वो क्राउड को भी छोड़ना नहीं है। ट्राई इट वुड कवर ऑल द कस्टमर्स ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का भी मतलब क्या होता है कि आदमी लोगों के माइंड में कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्ट महंगा है बहुत ज्यादा, आप बहुत दूर रहते हैं, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, आपका प्रोडक्ट का सर्विस बराबर नहीं है, इस तरीके के कुछ भी ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को निकाले उसके पहले ही आप उसको आपके कंटेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसके सॉल्यूशन दे दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शन कम आएंगे और उसको ऑब्जेक्शन आएगा उसके पहले ही वो खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा। जिन लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं ना, ऐसे लोग बहुत अच्छे कस्टमर बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए ट्राई करिए, समझ के लीजिए खुद ही। जैसे अभी मैं मेरे हर प्रोडक्ट के लिए एफएक्यूज बना के रखता हूँ। एफएक्यूज का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। लोग जो है किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका आंसर किस तरीके से करना चाहिए। और मैं हर प्रेजेंटेशन में ट्राई करता हूँ कि हर कोई उसका क्वेश्चन जो है उसको पूछने से पहले ही सॉल्व करवा दूं। अगर आपने मेरा वेबिनार देखा होगा तो देखिए मैंने एंड में साइकोलॉजी डाला था, कस्टमर का साइकोलॉजी। उसके पीछे का रीजन मेरा ये नहीं था कि आप समझे कि कस्टमर का साइकोलॉजी क्या है, मैं वहां पे आपको खुद एज अ कस्टमर रिलेट करने का ट्राई कर रहा था कि आप खुद को उस जगह पे समझिए और समझिए कि आप अगर मुझे पैसे नहीं है ये बहाना दे रहे हो तो क्या सोल्यूशन होगा। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा नेट बैंकिंग नहीं चल रहा है तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो वो सारे सॉल्यूशंस या सारे ऑब्जेक्शन जो है ना, मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में ही कवर कर लिए थे। उससे हुआ क्या, एंड में मेरे को कोई भी पूछेगा नहीं कि सर मेरा नेट बैंकिंग नहीं है, मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है या फिर मेरे पास पैसे नहीं है। वो सारे क्वेश्चन मुझे पूछने ही नहीं है। क्यों नहीं पूछने, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इस तरीके से जब भी आप कंटेंट राइट करते हैं तो उस तरीके से लिखिए कि सारे के सारे ऑब्जेक्शन जो है पहले कवर हो जाए। Not necessarily need to know the English language. You can do in your own language. ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपका इंग्लिश के ऊपर कमांड बहुत अच्छा नहीं है, दूसरा चीज आपका हिंदी के ऊपर भी कमांड बहुत अच्छा नहीं है, तो दोनों चीजों में आप आपका रीजनल लैंग्वेज या फिर जो भी लैंग्वेज में आप बहुत ही बेहतर हो, उस लैंग्वेज को पकड़ के स्टार्टिंग का एडवर्टाइजिंग या फिर स्टार्टिंग का कॉपीराइटिंग चालू करिए। पकड़ के चलिए कि आप बंगाल से हो, आपका लैंग्वेज मदर टंग है बंगाली,
ऐसे केस में आप बंगाली लैंग्वेज में लिखना चालू करिए और पहले टारगेट करिए बंगाली ऑडियंस को। अगर बंगाली ऑडियंस उसको लाइक करके अट्रैक्ट होना चालू हो जाए, उसके बाद हम लोग लैंग्वेज सीख के हर लैंग्वेज में कॉपी राइटिंग करना कोई बड़ा चीज नहीं। कॉपी राइटिंग करना लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर लैंग्वेज आपका लैंग्वेज अगर आपको सिर्फ मदर टंग आता है और कोई लैंग्वेज नहीं आता, फिर भी आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको हाई फाई लैंग्वेजेस रहना जरूरी है। ये सारी लैंग्वेजेस का जरूरत कब पड़ता है, जब आप लोग बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड को छू रहे हैं। जैसे आप अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं, आप गूगल के लिए काम कर रहे हैं, आप फेसबुक के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे केस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। आपको बहुत ही बेहतर कमांड वाला इंग्लिश लैंग्वेज आना जरूरी है। लेकिन अगर आप कुछ स्टार्टिंग में तो आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। मैं ऐसे आपको नेगेटिव की तरफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं उस समय तो हम लोग कभी बड़े प्रोडक्ट के पास नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग एज अ बिगिनर छोटे मोटे प्रोडक्ट हमारे जो रीजनल लैंग्वेज में वहां से चालू कर सकते हैं। हिंदी अगर आपका बहुत अच्छा है, ज्यादा करके मैंने देखा है कि नॉर्थ इंडियन लोगों का हिंदी बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा अगर आपका हिंदी बहुत अच्छा है तो ऐसे केस में आप ऑल इंडिया लेवल पे टारगेट कर सकते हैं। सिर्फ साउथ इंडियन लोग जो होते हैं उन्हीं का प्रॉब्लम हिंदी में, बाकी के पूरा का पूरा इंडिया जो है हिंदी बहुत बेहतर तरीके से जानता है। आप हिंदी में कंटेंट लिखना चालू कर सकते हैं अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश में लिखना टारगेट चालू कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश ऑडियंस को, जिनको इंग्लिश समझ में आता है, ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। हेडलाइन इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग ऑलरेडी फेसबुक मार्केटिंग में देख चुके हैं कि हेडलाइन जो है प्रॉपर होना जरूरी है। ऑफर हैज टू बी टाइम लिमिटेड, कॉस्ट इफेक्टिव, बेस्ट वैल्यू। ऑलरेडी हम लोग वहां पे देख चुके हैं कि ऑफर जब भी देंगे तो टाइम लिमिटेड होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और वैल्यू आप जो दे रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव कस्टमर को लगना चाहिए। डोंट ट्राई टू बी क्यूट एंड स्वीट। मतलब इस तरीके का नहीं होना चाहिए, अरे ले लीजिए ना, अगर आप ले लेंगे ना तो आपका फायदा हो सकता है। उसने बोला कि अभी पैसे नहीं, चलो कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब आके ले लेना। ये क्या हो गया, स्वीट टॉक हो गया। स्वीट टॉक से आप आपका प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। इस तरीके का एडवर्टाइजिंग या फिर इस तरीके का कंटेंट राइटिंग या फिर इस तरीके का टॉक जो होता है वो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जब भी मैं कॉपी राइटिंग करूँ तो आपको इस तरीके के लाइन्स लिखना चाहिए। यू विल बी लूजर इफ यू मिस दिस। यू विल बी लूजर। उसके दिल को लग गया, अरे मैं लूजर हूँ क्या, उसके दिल को लग गया ना, तो इट इज वेरी हार्ड एंड शार्प सेंटेंस है। बाय नाउ ऑफर इज ओनली फॉर 1 आवर। कैसे हो गया, उसको ऑर्डर किया मैंने, तो ऑर्डर करने से होता क्या है ना, वो उसके माइंड के ऊपर रजिस्टर हो जाता है। और जो लोग खरीदना चाहते हैं ना वो इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हैं। जो लोग बोलते हैं ना बाद में करते हैं, कल करते, परसों करते, वो लोग जिंदगी भर कभी कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्ट होते नहीं है। प्रोडक्ट आपको किसको बेचना है, जो इमीडिएट करता है। जिसको लेना है ना वो बाद में घूम फिर के फिर से शायद से आ सकता है, लेकिन उसके चांसेस जो है 30% होते हैं। मैं जानता हूँ कि रिपीट जो लोग आपके पास एक बार आके जाते हैं उसका रिपीट होने का जो चांसेस है 30% होता है। लेकिन वो 30% के चक्कर में आप जो इमीडिएट वाला जो कस्टमर है उसको शायद से लूज कर जाए। इसलिए उस समय जो आप हार्श रह सकते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि और आपको 30% लोगों को टारगेट करना है, आप उनको फॉलो अप करना है, तो फॉलो अप के तरीके ऑलरेडी हम लोग मार्केटिंग में देख चुके हैं। जीरो कॉस्ट मार्केटिंग या मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, वो कुछ आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, 1 लाइन और 1 वर्ड मेजर्स एज अ पैराग्राफ। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई आपका सेंटेंस या फिर वर्ड जो है हाईलाइट होना चाहिए, तो ऐसे केस में उसके ऊपर भी जगह छोड़ दीजिए, उसके नीचे भी जगह छोड़ दीजिए, या फिर उसको हाईलाइटर से मार्क करिए। उससे होता क्या है ना, लोगों के नजर में नोटिस आना चाहिए। जब आप बहुत सारा थ्योरी लिखते हैं, जैसे कि अभी आप ये पेज पे देख सकते हैं बहुत सारा थ्योरी लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो शायद से किसी लोगों को समझ में आता होगा, जिन लोगों को कनेक्ट करा है, बाकी लोगों को शायद से नींद आता होगा। तो ऐसे केस में अगर 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस इस तरीके का कुछ होता है जो लोगों के माइंड के ऊपर छा जाए, ऐसे केस में आपको स्पेस रखना चाहिए। ज्यादा स्पेस से होता क्या है ना, लोगों की नजर में चीजें जल्दी आ जाती है। यूज मैक्सिमम स्पेस, बुलेट्स यूज करिए, हाइलाइटर्स यूज करिए, यूज इमोशन एंड लॉजिक कंबाइन टू सेल इट। मतलब क्या होता है ना, कुछ चीजें लोगों के इमोशन से जुड़ी हुई होती है, लेकिन इमोशन के साथ साथ लॉजिक भी होना चाहिए। आप 6 डिजिट इनकम कमाना चाहते हैं क्या, ये हो गया इमोशन, लेकिन उसके पीछे लॉजिक भी बताइए, क्या ये पॉसिबल है, किस तरीके से पॉसिबल है। अगर आप उसको पॉसिबिलिटी या फिर लॉजिक नहीं डिस्क्राइब कर पाए तो ऐसे केस में आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो इमोशन को टच करिए, क्योंकि लोग इमोशन से खरीदते हैं।
इमोशन को टच करिए, उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करिए। दोनों चीजों को आप कंबाइन करके चलते हैं तभी जाके आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है। दूसरा, यूज अ यूनिक एंड रीडेबल प्लेन फॉन्ट्स एंड कलर कॉम्बिनेशन। ज्यादा जिगमिग मत करिए, मतलब चमकदार कंटेंट डालिए, चमकदार फोटो, एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल कलर्स, बहुत गंदा दिखता है, लोग ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते, ऐसा कभी भी मत करिए। जो चीज को हाईलाइट करना है, एक या दो मैक्सिमम 3 कलर यूज करिए कोई भी पेज के ऊपर एडवर्टाइज करते वक्त। ज्यादा कलर्स यूज मत करिए, उससे क्या हो जाता है, लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, दिखने में थोड़ा सा चीप दिखता है। यूज स्टोरीज एंड एग्जांपल्स टू हिट द रिमेंबर। जब आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें या फिर ज्यादा आपको कुछ कंटेंट लिखना है, जैसे आप आर्टिकल लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, तो ऐसे केस में अगर आप कुछ स्टोरी का सहारा ले लेना तो उसके माइंड में जल्दी घुस जाता है, उसको जल्दी समझ में आता है। अगर आपको कॉपीराइटर बनना है तो कुछ चीजों के लिए आपको रेडी रहना होगा। पहला, आपको रेडी होना होगा फेल्यूर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए क्योंकि ये जो फील्ड है बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप आपका कुछ कंटेंट लिखते हैं तो ऐसे केस में जरूरी नहीं आपको बिगनिंग में सक्सेस मिल जाए, तो आप फेल को एक्सेप्ट करिए। सक्सेस जो है समय के साथ में आएगा। जब आदमी गलती करते जाता है उसके बाद ही उसको रिपेयर कर सकता है और सुधार सुधार के इम्प्रूवमेंट से आगे बढ़ सकता है। लेकिन बेनिफिट भी है, फेल्योर के साथ साथ में इसका बेनिफिट भी है लंबे समय तक। पहला बेनिफिट ये है कि आप घर से काम कर सकते हैं। दूसरा, पिकनिक को आप गए वहीं से काम कर सकते हैं। आप कहीं पे किसी के शादी में चले गए या कहीं पे भी चले गए अपने पर्सनल रीजन से, कहीं से भी ये काम आप कर सकते हैं आसानी से। कॉपी राइटिंग के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस ही जाना है, उनके घर पे विजिट ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी आप कर सकते हैं और पैसे जो है बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। उसके रेंज में भी हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरीके से पैसे का क्या रेंज आता है इसके अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अभी आपको अर्निंग इसमें से कैसे मिल सकता है, किस तरीके से कमाना चालू कर सकते हैं आप लोग, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ फ्री कॉपीज लिखना चालू करिए। एडवर्टाइज आप खुद के लिए फ्री में करिए, लोगों के लिए फ्री में करिए। आप ब्लॉग्स लिखिए या फिर फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्ट डालिए, किसी ग्रुप में पोस्ट डालिए। लोगों को फ्री में पहले कुछ कंटेंट जो है फ्री में बांटना चालू करिए और देखिए कि कितने लोग लाइक करते हैं या फिर कितने लोग एंगेज हो जाते हैं, कितना ट्रैफिक आप बना पाते हैं उस कंटेंट के बेस पे ऊपर। उससे क्या हो जाएगा, आपको आपका एबिलिटी पता चलता है। उसके बाद क्या करिए, स्टार्ट राइटिंग कॉपीज एट लो कॉस्ट। मतलब अगर कोई अप्रोच करे, अब आप किसी को अप्रोच करें तो ऐसे केस में कम से कम कॉस्ट में लिखना चालू करिए। छोटे कंपनी से चालू करिए। उससे होता क्या है कि छोटे कंपनी से चालू करने से आप एक तो उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हो और दूसरा चीज ये हो जाएगा कि शायद से वो आपके साथ में लंबे समय तक टिक जाए। और अगर आपने उसके आपके लिखने की वजह से अगर उसका कंपनी बूस्ट होता है तो आप धीरे धीरे खुद भी मूव हो जाएंगे और वो भी अपनी कंपनी को बढ़ा सकता है। probably for the products with which you work in the past। मतलब आप उस प्रोडक्ट के साथ में अगर आपका काम चालू करते हैं जो प्रोडक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर आपने उस प्रोडक्ट के साथ में पहले काम कर चुके हैं, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी चीजें पता है और जब आप उसका कंटेंट राइटिंग करते हैं या फिर कॉपी राइटिंग करते हैं तो आप बेहतर तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन स्टार्ट फ्रॉम साइट लाइक अपवर्क। ये जो है फ्रीलांसर साइट है, इसके बारे में मैंने आगे भी लिखा हुआ है। ये फ्रीलांसर साइट है अपवर्क। वहां पे क्या होता है, फ्रीलांसर बहुत सारे आते हैं और काम वहां से ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साइट्स अवेलेबल, आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इस तरीके के फ्रीलांसर साइट्स मिल जाएंगे। फ्रीलांसर साइट्स करके गूगल के ऊपर टाइप करिए, बहुत सारे साइट्स आ जाएंगे। उससे उसमें सबसे बेहतर जो अपवर्क है, जो ऑल इंडिया सॉरी ऑल वर्ल्ड लेवल पे चलता है और यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स काम करते हैं। तो आपको भी शायद से कुछ थोड़ा बहुत काम मिल जाए, लेकिन यहाँ पे तभी चाहिए जब आपका कॉपी राइटिंग थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रेटिंग होता है। नेगेटिव रेटिंग का मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो लोगों ने अगर आपको कुछ रेटिंग डाल दिया है, फिर किसी ने अगर आपके प्रोजेक्ट से निकाल दिया, किसी ने कुछ कंप्लेंट कर दिया, ऐसे केस में जो लोग आपको अच्छा काम देने वाले थे वहां से भी आपका काम मिलना बंद हो सकता है। इसीलिए इस तरीके के साइट पे तभी विजिट करिए जब आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर जाए, आपके खुद के प्रोडक्ट को कुछ प्रमोट कर सके या फिर लोगों के प्रोडक्ट को कुछ इम्प्रूव कर सके। उसके बाद एक बार आप अपवर्क के ऊपर भी सक्सेसफुल हो जाए, मतलब फ्रीलांसिंग करते करते सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद बड़े कंपनी को अप्रोच करना चालू करिए। आप उसको मेल डाल सकते हैं, आप उनको जो भी मीडियम अवेलेबल है वहां से आप उनको अप्रोच करने का ट्राई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि आपको आपका निश फाइंड करना पड़ेगा। निश फाइंड करना मतलब क्या होता है कि आप किसी एक प्रोडक्ट के लिए टारगेट करिए।
या फिर आपको पता करिए कि आपके दिल को छूने वाला ऐसा प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे कि आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं किया हुआ है, लेकिन आपके दिल को चीज बहुत ज्यादा छू जाता है, तो ऐसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर या फिर उस चीज के ऊपर आप काम करना चालू करिए। जैसे मैं मेरे बारे में बताता हूँ, मैंने जब मेरा काम चालू करा था बिजनेस, आपको काफी बार मैं बता चुका हूँ, तो मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी में कंसल्टेंट एज अ काम करना चालू करा था। मेरा बिजनेस उसी से रिलेटेड है, एजुकेशन कंसल्टेंट एज अ कोचिंग इंडस्ट्री का बोल सकते हैं आप। इट्स नॉट अबाउट ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑन विच आई एम वर्किंग। तो वहां पे जब मैंने काम चालू किया था तो वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पैसे स्टार्टिंग में आना चालू हो गए थे, इसीलिए उस काम को मैंने कंटिन्यू करा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसमें कुछ स्ट्रगल है या फिर कुछ डेडलाइन है, उससे आगे थोड़ा बढ़ नहीं सकते। वो बिजनेस मेरा आज भी चालू है, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ करना चाहता था। मेरे को लोगों को, जब मैं इम्प्लॉय का मीटिंग लिया करता था, तो इम्प्लॉय का मीटिंग लेते वक्त मैं जब इम्प्लॉय लोगों के साथ में बात करता था ना, तो मेरा फिलोसॉफी में खुद को और लोगों को बहुत समय तक एंगेज रख सकता था। मतलब लगभग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक उन लोगों का मीटिंग में लेता था, जबकि इतना अलाउड नहीं है कंपनी में। हम लोग जब किसी बिजनेस करते हैं तो इतना लंबा मीटिंग नहीं होना चाहिए। जस्ट फॉर गाइडेंस आपको बता रहा हूँ कि एक 10 से 15 मिनट का मीटिंग होना चाहिए। अगर आप डेली ले रहे हैं, अगर वीकली मीटिंग है तो मैक्सिमम आधा घंटा, उससे ज्यादा मीटिंग नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब मैं बिजनेस चालू कर रहा था, मुझे तो ये सारे रूल्स पता नहीं थे। तो जब रूल्स पता नहीं थे, तो जब मैं उनको फिलोसॉफी झाड़ता था या कुछ करता था, तो ऐसे केस में उनको मैं 3-3, 4-4 घंटे एंगेज करके रखता था। उनको भी पसंद आता था, मुझे भी पसंद आता था। तो वहां पे मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मतलब कि मैं लोगों को एंगेज कर सकता हूँ। अभी आप लोग क्या समझते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मुझे खुद को ऐसे लगा कि मैं स्पीकिंग में, फिर एज अ कोच, एज अ ट्रेनर मैं बहुत अच्छा हूँ। इसीलिए फिर मैंने इस फील्ड के ऊपर भी स्विच कर लिया। मतलब स्विच किया, मतलब वो काम को भी चालू रखा, और ये यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा बूस्टिंग मिला। तो ये काम भी मैं कर रहा हूँ और वो भी मेरा बिजनेस चालू है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अगर हम लोग हमारा निश फाइंड आउट कर ले, हम लोगों को अगर पता चले कि हम लोग किस चीज में अच्छे हैं। जरूरी नहीं कि आप जो चीज में काम कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप बेहतर है या फिर उसी में आप कर सकते हैं। वहां पे बहुत बार तो हम मजबूरी में भी काम करते हैं। जैसे हमने काम चालू किया, अभी पैसों का बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोगों ने अगर ये काम छोड़ दिया, तो ऐसे केस में हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इस तरीके की सिचुएशन हर किसी के लाइफ में आ जाती है, जो कि मेरे साथ में भी हुआ था। तो इसीलिए वो काम को मैं छोड़ नहीं पा रहा था। तो ऐसा ही मतलब हर किसी के साथ में होता है। लेकिन अगर आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, तो उसको चालू रखते हुए आप किसी ऐसे निश को फाइंड आउट करिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। बहुत बार हम लोगों को ऐसा चीज मालूम पड़ जाता है कि अच्छा ये काम मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ। ऐसे किसी निश को फाइंड आउट करके आप उसके ऊपर काम करना चालू कर सकते हैं। उसी तरीके से कॉपीराइटिंग भी आपको करना है, तो ऐसे किसी निश के ऊपर करना चालू करिए जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जो आपको ज्यादा पसंद है, जो उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। आप अगर यूट्यूब देखते हैं तो उसी का देखते हैं, अगर आप टीवी देखते हैं तो उसी का देखते हैं, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर कभी कुछ देखते हैं तो उसी का देखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम लोगों का इंटरेस्ट कौन सी चीज में है, और वो चीज को फोकस करके आप चीजों को कर सकते हैं। इसके पीछे और एक रीजन है कि आप निश के ऊपर क्यों काम करना चाहिए। उसके पीछे और एक रीजन है, अगर आप किसी स्पेशलाइज प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं, पकड़ के चलिए अभी कॉपीराइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करने के लिए कंटेंट बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके जैसा कोई लिखता ही नहीं है। मतलब दुनिया में सबसे आप बेहतर है ऐसा नहीं, लेकिन आप बेहतर में से बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे केस में आपको बहुत अच्छा पेमेंट मिल सकता है कि आप मल्टीपल जगह पर नहीं, आप सिर्फ सोशल मार्केटिंग के लिए ही कॉपीराइट करते हैं। ऐसे केस में आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, क्योंकि आप इन एंड आउट जानते हैं सोशल मार्केटिंग का। लेट से कि आप न्यूज़पेपर के ऊपर लिखते हैं, तो बाकी का कुछ नहीं करते, आप सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखते हैं, फिर न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजिंग लिखते हैं। ऐसे केस में उसी के ऊपर फोकस करिए, आप उसमें बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, और वहां पे आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। क्योंकि जो लोग स्पेशलाइज होते हैं, जैसे कि कोई हार्ट सर्जन है, कोई ब्रेन सर्जन है, कोई बोन सर्जन है, तो इस तरीके की जो स्पेशलाइजेशन होते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। उसी तरीके का आपके भी केस में हो सकता है। दूसरा, once you have network group people knows you, then start earning बाय कोटिंग द हायर रेट। मतलब क्या हो जाता है कि एक बार आप स्पेशलाइज बन गए, आपके पास बहुत सारे नेटवर्क बन गया, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, अभी आप एज अ कॉपी राइटर लोगों के बीच में पहचाने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप बड़े कंपनी में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, और वहां पे आपके रेट के हिसाब से आप डिमांड कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये हो गया किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं या फिर अपना काम कॉपी राइटिंग के बिजनेस में या फिर इंडस्ट्री में चालू कर सकते हैं।
अभी स्कोप क्या है, अर्निंग का क्या स्कोप है, इसको दो तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, अगर आपका बिजनेस नहीं और जॉब है और आप बहुत अच्छा कॉपी राइटिंग करते हैं और आप जॉब करना चाहते हैं कहीं पे, ऐसे केस में अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और आपका अगर ग्रेजुएशन है, क्योंकि जहाँ पे भी आप कॉपी राइटिंग की जॉब के लिए जाते हैं, मैं पहला ऑप्शन बता रहा हूँ जॉब वाला, कि आप जॉब करना चाहते हैं कहीं पे एज ए कॉपी राइटर, तो ऐसे केस में वो लोग आपका जो पहला चीज पूछेंगे वो ग्रेजुएशन है कि नहीं, वो चीज पूछेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कम से कम जो ग्रेजुएट है, और खास करके जिसने फिलोसॉफी में किया हुआ है, या फिर जिसने इंग्लिश में किया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है, हिंदी में किया हुआ है, मराठी में किया हुआ है, लैंग्वेजेस में जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर सोशोलॉजी में, आर्ट्स से रिलेटेड, बेसिकली आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ऐसे लोग जो है कॉपी राइटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे लोगों का सोच है। इसलिए अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्रोच करते हैं, तो अगर ऐसा कोई बैकग्राउंड है आपका तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ऐसे केस में आप बहुत जल्दी आगे के पोस्ट में पहुंच सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो होता है, एक 10,000 से 15,000 के रेंज में स्टार्टिंग सैलरी होता है, जहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ पब्लिक रिलेशन फर्म्स होते हैं वहाँ पे, या फिर न्यूज़पेपर के जहाँ पे कुछ एडिटर्स वगैरह के साथ में कुछ काम कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे एज अ कॉपीराइटर आप काम कर सकते हैं एज अ एम्प्लॉय। दूसरा ऑप्शन, क्या फ्रीलांसर हो, आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप कुछ एडिशनल इनकम करना चाहते हो कॉपीराइटिंग के जरिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कॉपीराइटिंग में बहुत ज्यादा बेहतर हो, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे कर सकते हो। इससे अभी किस तरीके से होता है, यहाँ पे अगर आप खुद से कुछ चालू करना चाहते हो एज ए फ्रीलांसर, या फिर एज ए बिजनेसमैन, या फिर एज ए कॉपीराइटर, ऐसे केस में क्वालिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि आपको पूछने वाला है कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी का जॉब नहीं कर रहे हो, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, उनके लिए फ्री एज ए फ्रीलांसर कॉपीराइटिंग का काम करके दे रहे हो उनके लिए, इसलिए क्वालिफिकेशन कोई नहीं पूछता यहाँ पे। लेकिन अगर आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा हो जाता है तो आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट किए जाते हो, और आपका जो बूस्टिंग है, या फिर ज्यादा लोगों तक आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। दूसरा, फॉर अदर्स यू कैन राइट एड कॉपी, एग्जाम्पल सोशल मीडिया के लिए लिख सकते हैं, दूसरों के लिए एज अ फ्रीलांसर, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिख सकते हैं, या फिर आप किसी वेरियस वेबसाइट्स में सर्च करके एज अ फ्रीलांसर जॉब कर सकते हैं, जैसे कि अपवर्क है। ओके, तो इस सारे साइट्स पे आप लोग जाके एज अ फ्रीलांसर चालू कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो यहाँ पे फुल टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे अर्निंग अगर हम लोग देखें, मैंने डॉलर में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन नहीं होता। आप अब्रॉड के लिए, अब्रॉड के लोगों के लिए लिख सकते हैं, इंडियन लोगों के लिए लिख सकते हैं, आपके एरिया के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, किसी सोसाइटी बोल रहा हूँ, स्टेट के हिसाब से, किसी के भी हिसाब से आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं या फिर कॉपीराइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे रेंज आप पकड़ के चल सकते हैं कि एक लगभग $50 से लेकर 1,500 $1,500 के, सॉरी, $1,50,000 तक आप कमा सकते हैं। $1,50,000 जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 50 रुपए का मैं बता देता हूँ, लगभग 3,500 के आसपास कुछ अमाउंट होता है। मतलब उस रेंज से लेकर अब एक बहुत बड़ी अमाउंट तक, जो कि करोड़ों में भी हो सकता है, इतना बड़ा अमाउंट आप कॉपीराइटिंग के जरिए कमा सकते हैं, आप अगर इसको एज अ करियर चूज करना चाहते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें बताने का रीजन ये है, क्योंकि मैंने आपको जब वेबिनार करा था तब मैंने आपको बोला था कि आपको मार्केटिंग तो मैं करवाऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ आपको एडिशनल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दूंगा, तो कॉपी राइटिंग जो है उसमें से एक है। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग भी हम लोग देखने वाले हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग पे एडिशनल इनकम सोर्स है। तो ये सारी चीजों से हम लोग करते क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम अगर आप करना चाहते हैं, आपका साइट चेंज करना चाहते हैं, तो ये जो है बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, यहाँ से आप आसानी से इनकम कमा सकते हैं। इसके एडवांस कोर्स में करवाता हूँ। एडवांस कोर्स में आप एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर बन सकते हैं। इसमें क्या है, प्रैक्टिकली मैं असिस्टेंट बन के, मतलब असिस्ट करके आपसे बहुत सारे कॉपी राइटिंग्स के कुछ टिप्स जो मैंने आपको दिए हुए तो करवा के लूंगा, और करवाने की वजह से जो है बहुत ही बेहतर आप कॉपीराइटर बन सकते हैं, और लोगों को आप अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो शायद से आपको कुछ इसके ये भी दिलवा सकता हूँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिलवा सकता हूँ। कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप किसी के लिए कॉपी राइटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। अगर इसके लिए आप एडवांस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो डिटेल्स तो आपको पता ही है। वैसे ईमेल आईडी है learnbyachhishiksha@gmail.com, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9004366699 पे, या फिर 8097811811 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरीके से आप एडवांस कोर्स भी इसका सीख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग में
इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही ज्यादा कंटेंट है, इसमें ही आप मास्टर बन सकते हैं।